जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में। दोस्तों, आपको पता है आपके यूपीएसआई और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। उसके अलावा आपके 28 तारीख को यूपी टेट का भी पेपर होना है। दोस्तों, उसी के लिए हम लेकर आए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अनुच्छेद होंगे या फिर कुछ संबंधित संविधान से जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर देखिए थोड़ा सा और डीपली चाहिए जानकारी तो आप हमारी 2 घंटे की मैराथन क्लास ले सकते हैं, जिसका हम लिंक नीचे दे देंगे। वहाँ हमने 2 घंटे में पूरा का पूरा संविधान निचोड़ रख दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले बता दें कि चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों, आपको पता है कि दोस्तों टोटल अनुच्छेदों की बात करें दोस्तों, कुल अगर हम क्रमांक के तो 395 दोस्तों अनुच्छेद हैं और कितने हैं 22 भाग और 12 अनुसूची हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम विधिवत तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। देखिए, पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें देखिए अनुच्छेद 2 याद रखना। इसमें क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मतलब कि अगर दोस्तों कोई नया राज्य हमें मिलना चाहता है, कोई विदेशी देश हमसे मिलना चाहता है दोस्तों, तो वो किसके जरिए मिलेगा, अनुच्छेद 2 के जरिए। ठीक है, और जैसे कि इसमें आपको पता है कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका, सह राज्य। सह राज्य मतलब क्या होता है, साथी जैसा ना, साथी जैसा किया गया था। फिर दोस्तों इसके बाद 36वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा इसको पूरा राज्य का दर्जा दे दिया था सिक्किम को। ठीक है, चलिए 3 में क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज का नाम परिवर्तन करना हुआ या फिर दोस्तों किसी राज्य से काट के दूसरा कोई राज्य बनाना हुआ नया, तो वो इसी के द्वारा होता है। जैसे आपको पता उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बनाया गया था दोस्तों 9 नवंबर 2000 को। ठीक, तो ये भी चीजें इसी से होती हैं। और एक चीज बता दें कि ये चीजें जो भी होती है, कुछ भी चीजें जो होती हैं दोस्तों, वो आपके पहली सूची और चौथी सूची के संशोधन द्वारा होती है। इसमें इसके द्वारा दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी संविधान संशोधन मतलब आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन कभी कभार बहुत ज्यादा पूछता है कि जम्मू कश्मीर को ऐसे मिलाया गया, तो आपको बता दें विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा, और जूनागढ़ को दोस्तों जनमत संग्रह द्वारा, और हैदराबाद को दोस्तों ऑपरेशन पोलो द्वारा यानी कि पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों भाग 2 में नागरिकता। यहां से देखिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनते हैं, बस आप एक चीज याद रखेंगे, आर्टिकल 11। क्या, अनुच्छेद 11 दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कभी कभार कि जो भी है क्वेश्चन ये करता है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है दोस्तों, संसद बनाएगी। ठीक है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। और इसी आर्टिकल 11 का उपयोग करके दोस्तों एक संविधान संशोधन लाएगा, अधिनियम लाएगा दोस्तों, जिसका नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, जिसमें अभी तक दोस्तों कुल 6 बार संशोधन हुआ। 1986, 92, 2003, 2005, 2015, 2019। तो ये 6 बार दोस्तों इसमें संशोधन अभी तक हो गया। सबसे लेटेस्ट दोस्तों ये है 2019 वाला, आपको पता होगा बहुत ज्यादा बवाल हुआ था CAA को लेकर के। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय नागरिकता ठीक है 5 तरीकों से अर्जित की जा सकती है। वो तरीके कौन कौन से हैं, तो BRAND, ब्रांड आप याद रखना। ब्रांड मतलब बी से मतलब क्या होता है, बाई बर्थ यानी कि जन्म से। ठीक है, जो कि हम लोगों को मिला है। ठीक है, फिर R से रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करके ले सकते हो। और A से एरिया, एरिया मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लिया आज इंडिया जो है कल को पाकिस्तान को जीत दे तो पाकिस्तान वालों स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, एन से नेचुरलाइजेशन दोस्तों। और इसी में दोस्तों आपको पता है देशीकरण, इसका मतलब क्या होता है, कम से कम जिस भी देश को आप नागरिकता दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, वो भी देश आपको नेचुरलाइजेशन द्वारा देता हो और वहां का जो सदस्य लेना चाहता हो भारत की 8वीं सूची की कम से कम एक भाषा के बारे में अच्छे से ज्ञान रखता हो। ठीक, और डिसेंट मतलब होता है डी मतलब क्या होता है, डिसेंट यानी वंशानुगति, मतलब वंशानुगत तरीके से। चलिए मूल अधिकार, यहां से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बनते थे, ये आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए पहली चीज दोस्तों, ये क्वेश्चन साफ साफ पूछा गया कि कहां से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, USA से। और भाग 3 को एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपीएसआई में कि भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, संविधान के भाग 3 को। ठीक है, मूल में कितने थी, जब लागू हुआ तब 7 थी, और अब कितने 6 दोस्तों। क्यों, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा करके यहां से 300A में रख दिया गया, यानी 31 से हटा करके 300A में रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी विशेषता क्या है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आएगा कि मौलिक अधिकारों संरक्षक कौन होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट होता है। आपको पता है रिट भी दायर करती है। ठीक है, 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट दायर करती है। ठीक है, और प्रतिबंध कौन लगा सकता है, संसद दोस्तों। ठीक, इन पे प्रतिबंध भी लग सकते हैं, संसद लगा सकती है, इन पे कटौती भी संसद कर सकती है।
है, ठीक है। और निलंबन कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति, जब आपका आपातकाल चलता है और केवल 20-21 को छोड़ करके 20-21 में कभी भी निलंबित नहीं होंगे। ये आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों आपको बता दें, जो पीड़ित व्यक्ति होता है जिसके इनका उल्लंघन होता है वो सीधा सीधा कहां जा सकता है दोस्तों? हाई कोर्ट ना जाकर के सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। चलिए, ठीक है। तो एक चीज याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20-21 को छोड़ करके सभी को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 20 और 21 यानी 21 और 20 मौलिक अधिकार कभी इनको निलंबित नहीं कर सकते, ठीक है। कितने हैं? 6 है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा, ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। चलिए, अब ये चीज याद रख लेना कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर 300A में रखा गया, ठीक। कहाँ रखा गया? 300A में। चलिए, अब देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट। पहला दोस्तों आर्टिकल जो हम दोस्तों बता देंगे इंपॉर्टेंट, उसको आप याद रखिएगा, बिल्कुल अच्छे से भूलिएगा मत, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? समानता, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। विधि के मतलब विधि के लिए मतलब कानून के लिए सब कोई बराबर है, ठीक है। 15वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखिएगा याद, ठीक है। 16 भी इंपॉर्टेंट है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 17 तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। और 18 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, उपाधियों का अंत, दोस्तों, ठीक है, उपाधियों का अंत, दोस्तों। इसी तहत कहा गया दोस्तों किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी, जैसे पहले का महाराजा की उपाधि जाती, धीराज की उपाधि मिलती थी ना, और नाइटहुड की उपाधि जाती थी, वैसी उपाधियां अब नहीं मिलेंगी, ठीक है, उनका अंत कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 19 नंबर, वाक की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। आपको पता है प्रेस जो मीडिया वाले होते हैं उनको भी इसी के तहत स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तो याद रख लेंगे बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। इसमें भी पहले 7 थी, अब 6 बची हैं, एक 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में दोस्तों, ये दोनों जो है ये कभी भी हटाए नहीं जा सकते, ये हमने बता दिया। प्राण 21 में क्या है? जीवन का अधिकार दोस्तों, या फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दोस्तों किसमें है? आर्टिकल 21। तो 20-21 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा दोस्तों 22 से तो इस बार पता नहीं क्यों इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहले 21 का देख लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बाद में जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो ये चीज आप याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। और 22 दोस्तों ये हर एक शिफ्ट में लगभग बहुत बार पूछा गया 22, तो इसको याद मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए सभी के सभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण दोस्तों, इसमें 3 स्वतंत्रता दी गई, मतलब कि पहले आप पूछ सकते हैं क्यों कर रहे हो हमारी गिरफ्तारी, और फिर 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, फिर मनपसंद वकील की सलाह लेने का भी अधिकार आपको होगा, ठीक है। चलिए 23-24 याद रख लेंगे दोस्तों कि 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में, खदान में और अन्य परिसंकट गतिविधियों में नियोजन से रोका जाएगा, ठीक है, 24 कहता है। चलिए आगे देखते हैं 25 का कहता है दोस्तों कि धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि जो सिख लोग हैं वो कृपाण किसके द्वारा धारण करते हैं? दोस्तों आपको याद रखना आर्टिकल 15 के अनुसार ही वो लोग कृपाण धारण करते हैं, ठीक। कौन? सिख लोग, ठीक। हम लोग तिलक कैसे क्यों लगाते हैं, कलावा क्यों बांधते हैं? तो हमें अनुच्छेद 25 इसकी मतलब आजादी देता है, ठीक। 26 में दोस्तों आपको पता है पूजा करना, ठीक है, ये सब चीजें बताई गई है, ठीक है। 26 में पूजा करना, ठीक है, पूजा करना, नमाज करना, ठीक है, प्रे करना, जो सभी लोग करते हैं धर्म के लोग, वो चीजें 26 में बताई गई है। और 25 में क्या? उससे चीजें पहनना, ठीक है, धर्म से संबंधित चीजों को पहनना, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें कि 29-30 में दोस्तों आपको बता दें अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में बताएगा, ये 29-30, ठीक है। और 31 हटा देगा। 32 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रख लेंगे कि 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या बोला था? संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। और देखिए मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 रिट दायर कर सकती है, किसके द्वारा? इसी 32 के द्वारा, ठीक। कौन कौन से? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और दोस्तों प्रतिषेध, ठीक है, उत्प्रेषण और अधिकार प्रत्याचार, दोस्तों ये 5 हैं, ठीक है। अगला आ गया दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब देखिए आपको मौलिक अधिकार बता दें कि मौलिक जो अधिकार थे उनके लिए आप कोर्ट जा सकते थे, मगर ये दोस्तों नीति निषेध है ना, इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, मतलब कि न्यायालय नहीं जा सकते। देखिए राज्य के नीति निषेध दोस्तों 36 से 51 तक है, ये वाद्य योग भी नहीं है, इनको सरकार की मर्जी है लागू करे ना करे, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक आयरलैंड से लिया गया, कहां से?
लैंड से, ठीक है। देखिए ये वाद्य योग नहीं है, और इनका उद्देश्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब राज्य को अच्छा बनाना, ठीक है। इसमें समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी के लक्षण मिलते हैं, गांधीवादी विचारधारा मिलती है। क्वेश्चन आएगा गांधीवादी विचारधारा कहाँ मिलती है, तो आपको बता देना है नीति निश्चक तत्व में, ठीक है। चलिए, और एक चीज और याद रखेंगे कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे संविधान की आत्मा कहे, ठीक है। किसको, इसी को, नीति निश्चक तत्व को, ठीक है। याद रखेंगे किसने कही, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका 29 का ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों, और इसे 42वें संविधान से संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 39 का ए क्या कहता है कि समान न्याय, सबको न्याय समान मिलेगा और निःशुल्क मिलेगा, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता मतलब वकील आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। चलिए अब अगला दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट कर लो उतना ही कम है कि मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 3-4 स्टार लगा लो, ठीक। ग्राम पंचायतों का गठन, आपको पता है कि ग्राम पंचायत संबंधी दोस्तों आपको एक अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, क्या 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, जिसमें 29 विषय भी बताए गए हैं, ठीक है। कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, तो वो भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो आपका ग्राम पंचायतों गठन किससे संबंधित है, ठीक है, 40 आर्टिकल 40 से, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आ जाइएगा 44 में, 44 समान मतलब समान सिविल संहिता दोस्तों, है ना, समान सिविल संहिता नागरिकों के लिए दोस्तों, ये आर्टिकल 44 कहता है, और जो कि केवल गोवा में लागू है, ठीक। केवल कहाँ लागू है, गोवा में, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, समान सिविल संहिता मतलब आर्टिकल 44, देखिए 44 में 4-4 बराबर ना, तो इसी याद रख ले, समान है, समान सिविल संहिता किसमें, 44 में। 45 में क्या कहते हैं दोस्तों कि 5 से कम उम्र के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, 48 याद रखेंगे, कृषि और पशुपालन संगठन, और 48 का ए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 48 का ए जोड़ा गया, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। देखिए अगर हम थोड़ा तेज चल रहे हैं तो आप क्या करिए, इसको दोस्तों कम कर लीजिए इसकी स्पीड, और आराम से देख लीजिए, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम, टाइम आपका बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए हम तेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय स्मारकों, संस्थानों में वस्तुओं का संरक्षण, और 50 ये आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। देखिए 50 में क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगा, ठीक है, अलग और स्वतंत्र होगी, कार्यपालिका न्यायपालिका क्या होगी, स्वतंत्र होगी। और अनुच्छेद 51 का कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों दोनों हो जाएंगे, चलिए याद रखेंगे। अब देखिए मूल कर्तव्य 51 ए में है, क्या है 51 ए मूल कर्तव्य, और सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, किससे प्रभावित हैं, सोवियत संघ रूस से। और आपको बता दें कि दोस्तों ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उस समय दोस्तों केवल और केवल 10 जोड़े गए थे, ठीक है। और एक 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें 6 से 4 वर्ष 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए जोड़ा गया था, ठीक है। तो वर्तमान में कितने हैं, 11, ठीक है। अभी वर्तमान में 11 है दोस्तों, ठीक है। अब याद रखेंगे वर्तमान में कितने हैं, तो 11 हैं, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। और मूल संविधान में कितने थे, तो एक भी नहीं थे, ठीक है। जब जोड़े गए तब 10 थे, किसके द्वारा जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। चलिए 51 ए में मूल कर्तव्य। चलिए अब संघ की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट संघ की। देखिए एक चीज हम और बता दें आपको कि राष्ट्रपति से आप सब कुछ याद रखना, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति का हर एक चीज याद रखना आपको कि भैया किसकी नियुक्ति करता है, कैसे करता है, क्या क्या जैसे भी हो सब कुछ याद कर लेना, ठीक है। देखिए 53 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति इस पर निहित होगी, और 54 में इसकी निर्वाचन मंडल है। और निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग भाग लेंगे, तो आपको बता दें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, देखिए मनोनीत भाग नहीं लेंगे, जो कि राष्ट्रपति करता है 12 मनोनीत, ठीक है, वो नहीं लेंगे भाग। और दिल्ली देखिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अपने यूपी में कितने हैं, 403 है, ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य दोस्तों आपको पता है, जो आपके यूटी हैं वहां के भी विधानसभा सदस्य अभी तक केवल दिल्ली और पुदुचेरी लेते थे, अब दोस्तों हो सकता है जम्मू कश्मीर भी इसमें हिस्सा लेता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बता दें राष्ट्रपति निर्वाचन रीति क्या होती है दोस्तों, आपको बता दें एकल समकालीन पद्धति द्वारा ना, और राष्ट्रपति पदावधि क्या होती है, 5 साल, ठीक है, 5 साल होती है। मगर वो चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको देगा त्याग पत्र, दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा, तो दोस्तों आप बता दें उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति मतलब दोनों आपस में ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि 57 नंबर पुनर्विचार के लिए पात्रता, मतलब ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आप एक ही बार राष्ट्रपति बन सकते, 2 बार, जैसे कि अमेरिका में केवल 2 बार, तो ऐसा कुछ नहीं, आप कई भी बार बन सकते हैं, ठीक है। और 58 में क्या कहा गया दोस्तों, इनकी योग्यता बताई गई। आपको पता होना चाहिए कि योग्यता क्या है, 35 साल की उम्र, 35 साल की आयु पूरी कर ली। दोस्तों आपको पता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 साल है ना, और लोकसभा सदस्य बनने की
क्षमता रखता हो। ठीक है, चलिए 60वें शपथ है दोस्तों, 60 में शपथ है। और शपथ दिलाता कौन है तो आपको बता दें, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वो अनुपस्थित होंगे दोस्तों कोई ज्येष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है, एनवी रमन्ना जी। अगर राष्ट्रपति कोई होता तो यही द्वारा दिलाया जाएगा। चलिए 61 मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया ठीक कहां ली गई है, अमेरिका से। 61 में क्या है, महाभियोग। और आपको बता दें महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व ही, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा कि महाभियोग किस सदन से आएगा, तो भैया चाहे लोकसभा से लेके आ जाओ चाहे राज्यसभा से लेके आ जाओ, किसी भी सदन से लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस सदन से लाना होगा 1/4 और जिस सदन में पास कराना 2/3। ठीक है, ऐसे पास करवाना होगा दोस्तों, किसी भी सदन से लेकर के आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति के पर व्यक्ति को भारित करने के लिए निर्वाचन ऋतु समय में है ना, ये अलग चीजें हैं। अब देखिए राष्ट्रपति के बारे में बता दें तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, और 3 बार दोस्तों 3 ऐसे राष्ट्रपति कार्यवाहक बन चुके हैं दोस्तों, आपको पता 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति आजकल बने, बीबी गिरी बत्ती है ना, जीडी बत्ती और हिदायतुल्लाह खां। ठीक है, जो कि 11वें न्यायाधीश थे। और दोस्तों दूसरी मतगणना में जीतने वाले एकमात्र कौन है तो बीबी गिरी जी हैं। और निर्विरोध चुनने वाला कौन है, नीलम संजीवा रेड्डी। और वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया, ज्ञानी जैल सिंह ने। और पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हो गई थी, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद के। ठीक है, और राष्ट्रपति से पहले दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष कौन थे तो नीलम संजीवा रेड्डी। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, के.आर. नारायण। ठीक है, और दोस्तों प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जी। ठीक है, और प्रथम वैज्ञानिक तो आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम जी। उपराष्ट्रपति के बारे में याद रख लेंगे कि किसमें है तो 63 में दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद है। और उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का पदेन अधिकारी होता है। ठीक, पदेन है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होता कौन, उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए उपराष्ट्रपति के बारे में हमने बता भी दिया दोस्तों कि उपराष्ट्रपति क्या करता है, ये दोस्तों त्यागपत्र किसको देता है तो राष्ट्रपति को देता है। वैसे इसका कार्यकाल भी आपका कितने साल का है, 5 साल का। ठीक है, चलिए उपराष्ट्रपति के बारे में देखें तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर हम अध्यापक दिवस मनाते हैं। ठीक, और 2 बार कौन कौन बने हैं तो राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां क्या है, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश तीनों पद पे ये कार्य करने वाले दोस्तों एकमात्र व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आर्टिकल 71 दोस्तों, क्या आर्टिकल 71 की बात करते हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। 72 आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों, क्षमादान की शक्ति। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति दोस्तों 1 और 161 में दोस्तों राज्यपाल के। ठीक है, मगर राज्यपाल दोस्तों मृत्यु संबंधित और कोर्ट मार्शल संबंधित चीजें नहीं ले सकता, मगर राष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है दोस्तों, और कोर्ट मार्शल के दंड को भी माफ कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रपति की क्षमता 72 में दोस्तों। 72 में दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 73 की बात करते हैं दोस्तों, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है आपका प्रधानमंत्री आ जाएगा। और 74 में क्या कहता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, मंत्री परिषद होगी। ठीक है, चलिए जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, चलिए 74 में दोस्तों प्रधानमंत्री की बात कर दी गई। ठीक है, और आप एक चीज और बता दें, मंत्रियों के बारे में उपबंध कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये क्वेश्चन आपको पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति दोस्तों सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति। ठीक है, 76 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट महान्यायवादी, क्या महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी यही क्या होता है, प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, पूरे मतलब कि ये प्रथम विधिक अधिकारी होता है। और आपको बता दें इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंडल की सलाह पर की जाती है। ठीक है, ये चीजें आप रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए 78 क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति को जानकारी देने आज से, मतलब राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री क्या करेगा, जानकारी देगा। चलिए अब प्रधानमंत्री संबंधित कुछ चीजें देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री न्यूनतम आयु होती है 25 साल, आपको पता है। ठीक, 25 साल का भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन से, मोरारजी देसाई थे, 1977 में बने थे, जनता दल की पार्टी। ठीक है, सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी 4 बार बन चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों सबसे कम समय के लिए आपको पता 13 दिन के लिए लगभग बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए अब संसद की बात करते हैं। संसद में आपको पता है दोस्तों, संसद सरला से याद कर सकते हैं, आपको पता होगा 79, ये आर्टिकल 79 में संसद है। और राज्यसभा है ना 80 में, और लोकसभा दोस्तों 81 में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 79 में कहता है संसद गठन। ठीक, संसद गठन, और संसद दोस्तों 3 अंगों से मिलकर बनेगा। संसद कितने अंग मिलेंगे, 3 अंग मिलेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, और दोस्तों सदन कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे। चलिए राज्यसभा की संरचना कब दोस्तों, तो 1952 में गठित हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, कितने कब गठित हुआ तो 1952 में। अधिकतम सदस्य कितने,
250, वर्तमान में कितने 245। देखिए 333 राज्यों की विधानसभा से आएंगे और 12 क्या करेंगे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, इसको स्थायी सदन बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि इसके सदस्यों के कार्यकाल सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम दोस्तों 30 साल। ठीक है, कम से कम 30 साल। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है 6 साल का। ठीक, राज्यसभा कार्यकाल कुछ नहीं होता दोस्तों, समझिएगा, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, इसे भाग नहीं गया था, इसके सदस्यों कार्यकाल। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों कार्यकाल इसको लिख लीजिएगा, सदस्यों कार्यकाल दोस्तों 6 साल का। ठीक है, और दोस्तों राज्यसभा के सभापति कार्यकाल 5 साल का होता है, क्योंकि सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, 1/3 सदस्य हर समय हर दूसरे साल का होता है सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, चलिए अगला है लोकसभा। दोस्तों आपको पता है 550 सदस्य होंगे अधिकतम। ठीक, इसमें जो 2 एंग्लो इंडियन थे उसको हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और वर्तमान में कितने 543 हैं। और दोस्तों 524 राज्यों की जनता चुने आते हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश से ना अस्थायी सदन है। और इसके कार्यकाल कितना होता है 5 साल का, इसका भी होता है, इनके सदस्यों का भी होता है। और आयु कम से कम 25 साल। ठीक है, और दोस्तों 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जा रहे थे उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, जीवी मावलंकर है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी। और प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो मीरा कुमार है। और दूसरी कौन है, तो आपको सुमित्रा महाजन बता देना। ठीक है, सबसे अधिक समय तक कौन रहे हैं, तो बलराम जाखड़। ठीक है, बलराम जाखड़। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति रहा हो तो नीलम संजीव रेड्डी, आपको पता है ये निर्विरोध भी चुने गए थे। ठीक, नीलम संजीव रेड्डी ये लोकसभा अध्यक्ष भी थे। और वर्तमान में कौन है, ओम बिरला जी। ठीक, कौन है, ओम बिरला जी। अब देखिए इनके काम क्या होते हैं, तो आपको बता दें कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं दोस्तों आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसकी भी जांच कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। मतलब अध्यक्ष क्या कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष, इसके कार्य क्या होते हैं। तो दोस्तों ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। आपको पता है संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन, तो राष्ट्रपति बुलाता है 108 के तहत। ठीक है, और अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं दोस्तों वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही बताएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 85 दोस्तों संसद का सत्र और सत्रावसान और विघटन दिया गया दोस्तों। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दोस्तों 87 याद रखेंगे। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें है, 87 में। ठीक है, विशेष अभिभाषण क्या होता है दोस्तों, इनका एक स्पीच होता है। ठीक, वो किसमें है, तो 87 में है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 88 में क्या है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार हैं। ठीक है, और 89 में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम आपको बता देंगे, ठीक लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 में बताया गया दोस्तों। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों को रिक्त होना, ठीक, उनकी वो चीज़ें बताई गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए ये 100 नंबर देख लीजिएगा कि संसद में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी संसद के कार्यों की शक्तियों को चलना, यानी इसमें गणपूर्ति के बारे में बताइए कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए कि देखिए संसद चल सके। ठीक, तो 1/10 सदस्य। ठीक है, अगर 1/10 सदस्य हैं दोस्तों तो संसद अपने आप चलती रहेगी। ऐसा नहीं दोस्तों जैसे क्लास में होता था कितने बच्चे आए तो पढ़ाई होगी, नहीं होगी, उसी प्रकार से लोकसभा या राज्यसभा में दोस्तों कितने बच्चे आएंगे, कितने मतलब मंत्री आएंगे तभी काम चलेगा, नहीं तो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें बताएगी गणपूर्ति के बारे में 1/10 सदस्य। ठीक है, चलिए 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि दोनों दशाओं में दोस्तों संयुक्त अधिवेशन यानी संयुक्त बैठक कब होगी, तो दोस्तों बुलाता कौन संयुक्त बैठक, दोस्तों राष्ट्रपति बुलाएगा। और अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों देखिए 110 आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट धन विधेयक की परिभाषा किसमें क्वेश्चन आएगा कि धन विधेयक किसमें दोस्तों, तो आप बता देना 110 में। धन विधेयक कौन कहता है दोस्तों, धन विधेयक वित्त विधेयक धन विधेयक है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, और सबसे पहले धन विधेयक कहां लाया जाता है, तो लोकसभा में ही लाया जाता है। कहां पर, लोकसभा में लाया जाएगा। ठीक है, चलिए 112 में दोस्तों याद रखेंगे राष्ट्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण। आपको पता है कि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग न करके दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है जो दोस्तों। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे कि संविधान में क्वेश्चन आएगा कि बजट शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया, तो एक भी बार नहीं किया गया। तो ये चीजें याद रखेंगे कि दोस्तों 112 में क्या है, 12 में बजट याद रखेंगे। देखिए 109 में 110 में क्या है, धन विधेयक, और 112 में क्या है, बजट वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और दोस्तों 118 में प्रक्रिया के नियम, और दोस्तों 120 में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट 120 में क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, मतलब संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 123 क्या कहता है कि संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति का अध्यक्ष, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। आपको बता दें क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि 123 मतलब जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, तो आपका 123 हो जाएगा। 123 के तहत राष्ट्रपति
मतलब अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और दोस्तों यहीं पर क्वेश्चन आएगा कि राज्यपाल किसके द्वारा जारी करता है, तो वो भी हम आपको बता दें 213, क्या 213 आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल भी दोस्तों जारी कर सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल का 213, देखिए इसको उलट पलट 123 है तो राष्ट्रपति है, और यही दोस्तों ये एक इधर ले आइए 213 हो गया तो राज्यपाल हो गया, तो राज्यपाल 213 के तहत और राष्ट्रपति 123 के तहत। ठीक है, चलिए अब उच्चतम न्यायालय आ गया। उच्चतम न्यायालय देखते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 7+1 है ना, यानी 8 थी। अब दोस्तों बढ़ के उसे कर दी, कितना कर दिया गया, 33+1, मतलब कि 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरा लाल जे काड़िया थे, और वर्तमान में कौन है, एन वी रमन्ना जी हैं। आपको बता दें कि इनकी संख्या बढ़ाता घटाता कौन, जिसे आपको पता पहले 8 थी अब 34 हो गई। कौन बढ़ाता दोस्तों, संसद को बढ़ाने का अधिकार है, किसको, संसद को बढ़ाने का अधिकार है। चलिए 124 में क्या है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय। देखिए आपसे पूछा जाएगा उच्चतम न्यायालय किसमें, 124, और देखो उच्च न्यायालय पूछ ले दोस्तों 214 बता दें। देखिए इसी तरह किया गया है, इसमें एक इधर ले आएगा बस, है ना, 214 में हाई कोर्ट और 124 में सुप्रीम कोर्ट। इनके वेतन बताए गए हैं दोस्तों, न्यायाधीशों के वेतन 125 में बताया गया है कि कितनी होगी, मुख्य न्यायाधीश की 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों की 2,50,000। ठीक है, चलिए अगला है, ये दिया है दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में 127, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको बता दें कि 129 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय के अभिलेखों का न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय होना। दोस्तों आपको पता है कि इनकी चीजें सब एक चीजें लिखी आती है दोस्तों, जो भी इनके द्वारा बताई जाती है उनको लिखा भी जाता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ पे उच्चतम न्यायालय होगा, ये आपका 130 में बताया गया दोस्तों। और निर्णय और आदेशों का पुनरावलोकन दोस्तों 137 में बताया गया। ठीक है, 137 ना, पुनरावलोकन भी मतलब दोबारा भी सोच सकते हैं इन अपने निर्णयों पे दोस्तों। ठीक है, 143 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 143 दोस्तों 143 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कोई भी चीज पूछ सकता है, मगर जरूरी नहीं दोस्तों उसे लागू करे या नहीं, मतलब कि आप केवल और केवल दोस्तों राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश से कोई भी सलाह ले सकता है 143 के तहत। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। 148 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आ गया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों आपको बता दें इसकी आयु कितनी होती है, 6 से लेकर के 65 वर्ष। और दोस्तों वर्तमान में CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं आपके CAG दोस्तों। तो याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो इसलिए भैया इसको जरूर याद रखना, क्या इसको जरूर याद रख लेना, नहीं तो दोस्तों आपके लिए दिक्कत हो सकती है। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। और आपको बता दें जो CAG है क्या है दोस्तों, इसके दोस्तों जो कार्य था, देखिए कौन कौन कार्य करता था, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करता था, मतलब लेखा परीक्षण और लेखांकन का। मगर दोस्तों इसके जो लेखांकन वाला काम था उसको हटा दिया गया। कब दोस्तों, तो ये भी याद रखें 1976 में दोस्तों इसका जो लेखांकन वाला कार्य था उसको हटा दिया गया। अब दोस्तों ये कौन सा कार्य करता, केवल लेखा परीक्षण का काम करता। कितना, कौन सा, लेखा परीक्षण का। और इसका भी जो सैलरी होती है दोस्तों 2.5 लाख रुपए, कितना, 2.5 लाख रुपए होती है, और संचित निधि से दी जाती है। किससे, संचित निधि से दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं राज्य सरकार। देखिए आपको पता भाग 5 में क्या था, संघ था, और भाग 6 में राज्य आ गया, 151 से 237 तक। देखिए राज्य में राज्यपाल की परिभाषा दी गई, 152 में राज्यपाल के बारे में बताया गया। ठीक है, 153 में राज्यों के राज्यपाल होंगे। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी। और 55 में क्या, राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा शपथ, है ना, शपथ परिज्ञान दोस्तों 159 में बताया गया है। और इनके जो क्षमादान की शक्ति दोस्तों 161 में, क्या, क्षमादान दोस्तों राज्यपाल का क्षमादान किसमें, 161 में, ये याद रख लेंगे। ठीक है, ये 161 में राज्यपाल का क्षमादान, जैसे कि आपको पता 72 में राष्ट्रपति का, तो 161 में किसका है, राज्यपाल का है। चलिए राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता दोस्तों बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता दोस्तों राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। 163 में कहा गया जैसे प्रधानमंत्री था उस तरह से यहाँ मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, और मंत्रियों के और अन्य मंत्री के बारे में बताएगा दोस्तों 165 याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 165, क्या, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, अब देखिए राज्य का विधानमंडल दोस्तों 168, आप याद रखेंगे 168 में क्या है, राज्य का विधानमंडल, क्या, राज्य का विधानमंडल दोस्तों 168 में दोस्तों। ठीक है, अब 168 में बता दें राज्य का विधानमंडल, और इसके 3 अंग होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों विधानसभाओं की संरचना दोस्तों 170 में बताएगा, क्या, 170 में विधानसभाओं की संरचना बताएगा, और विधान परिषद की संरचना दोस्तों 171 में। ठीक है, तो ये दोनों 3 चीजें आप याद रखें, जैसे कि जिस प्रकार से दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, उसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका विधानसभा
ठीक है, विधान परिषद और दोस्तों राज्यपाल। आपको पता है विधान परिषद 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, और दोस्तों बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में। ठीक, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और राज्यपाल का दोस्तों अभिभाषण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 176 में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों सदनों के बारे में, मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार दोस्तों क्या क्या है ये बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, और यहाँ पे गणपूर्ति के बारे में बताया गया 189 में। ठीक, 189 में गणपूर्ति के बारे में बताया गया। 199 दोस्तों धन विधेयक के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और विधायकों की अनुमति 200 आर्टिकल 200 में दी गई है, और 202 में दोस्तों वित्तीय वर्षीय विवरण, है ना, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों राज्य का। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। और ये देखिए ये देखिए 213, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश जारी करता है कौन? राज्यपाल। आपको बताया था भी कि राष्ट्रपति 123 के तहत और राज्यपाल 213 के तहत। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेंगे। अगला आ गया उच्च न्यायालय। देखिए अभी उच्चतम देखा था हमने, उच्चतम देखा था 214 में, और दोस्तों 224 में, सॉरी 124 में, समझिएगा, 124 में हमने उच्चतम न्यायालय देखा, और 214 में अब उच्च न्यायालय आ गया। उच्च न्यायालय दोस्तों वर्तमान संख्या कितनी है? 25 है। और आपको बता दें सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, उत्तर प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय है। ठीक है, सबसे ज्यादा न्यायाधीश कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में है दोस्तों। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 214 में क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, और दोस्तों 215 में क्या है? राज्य न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों 216 में क्या? उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। दोस्तों राष्ट्र न्यायालयों का वेतन है, तो न्यायाधीशों का वेतन बताया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। और दोस्तों 222 में क्या कहा गया है? एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण, मतलब जो न्यायाधीश होते हैं उनको इधर से उधर भेजा जा सकता है ना, न्यायालय इस न्यायालय से उस न्यायालय में, नहीं। ठीक है, और दोस्तों जो उच्च न्यायालय है आपका हाई कोर्ट दोस्तों, ठीक है, हाई कोर्ट है वो रिट जारी करती है 226 तहत। जैसे तो आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट थी वो 32 तहत जारी करती है, संवैधानिक उपचारों के तहत, और ये 226 तहत। ये चीज़ें आप याद रखें। देखिए दो चीज़ों को जोड़ के पढ़िए। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय किस में है, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय किस में, तो 124 में है। ठीक, 124 में। और उच्च न्यायालय किस में? 214 में। ठीक, और दोस्तों रिट किस तरह जारी करती है उच्च न्यायालय? देखिए उच्चतम न्यायालय आपको पता है, सर्वोच्च न्यायालय किस तरह, तो 32 तहत, और दोस्तों उच्च न्यायालय किस में? हाई कोर्ट किस तरह? 226 तहत। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। ठीक है, चलिए। और दोस्तों 231 में क्या कहा गया? दो या अधिक राज्यों के दोस्तों एक ही न्यायालय हो सकता है, मतलब 2 से अधिक राज्य एक ही न्यायालय में काम कर सकते हैं। देखिए अधीनस्थ न्यायालय दोस्तों 233 में कहा गया जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, चलिए संघ और राज्य के बारे में बताया गया, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पंचायतें समझिएगा, पंचायत 243 में है, और भाग 9 में। इसमें 243 दोस्तों 243 है ना। इसमें कहा गया ग्राम पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। और 343 खा में क्या? ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया। और 343 खा में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अनुसूचित जनजाति संबंधित है दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप बिल्कुल से समझिएगा। आप दोस्तों बात करते हैं राज्य की, ये होगा, है ना, राज्य ये याद रख लेना, वो ये इंपॉर्टेंट 263। ठीक है, 263 क्या है? इंपॉर्टेंट है अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं वित्त संबंधी। तो देखिए ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में राज्यों की संचित निधि व लोक लेखा ना, और दोस्तों आकस्मिक निधि मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आकस्मिक निधि बहुत बार पूछा गया है 267 में। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 280 में क्या है? वित्त आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट वित्त आयोग दोस्तों। और 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं, तो वित्त आयोग इसमें 280 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों 300 आ गया, 300A। ठीक है, 301 क्या कहता है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 31 को हटा करके यहाँ पे डाला गया 300A में कौन से? मौलिक अधिकार को दोस्तों अब क्या बना देगा? विधिक अधिकार। ठीक, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अब विधिक अधिकार बना देगा। कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, अब देखिए व्यापार समागम दोस्तों 301 में। लोक सेवाएं, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, तो 309 में क्या है कि राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों में दोस्तों। ठीक है, संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में बताया गया है। ठीक, तो चलिए अब देखिए लोक सेवा आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 315 में लोक सेवा आयोग। संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग की बात की गई है। राज्य सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में बात की गई 316 में दोस्तों। और 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाना या निलंबित करना कैसे किया जाएगा वो बताया गया है दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें लोक सेवा आयोग के कृत्य बताया गया। ठीक है, और निर्वाचन
ये समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपको पता है निर्वाचन संबंधित 300 भाग 15 है दोस्तों, 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। देखिए 61वें संविधान संशोधन द्वारा आपको पता है कि 21 साल जो वोट डालने की आयु थी उसको घटा करके 18 साल भी की गई है। ठीक, ये चीज आप याद रखेंगे। और दोस्तों निर्वाचन आयोग जो आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक होता है, मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग होते हैं केवल 4 चुनाव करवाते हैं दोस्तों। कौन कौन से? राष्ट्रपति करवाएगा, उपराष्ट्रपति का, संसद का और विधान मंडल के सदस्यों का। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे। और 3-2-4 में क्या है? निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रक का निर्वाचन आयोग में निहित होना दोस्तों। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग किसमें है? 324, आर्टिकल 324 में, ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, और 29 का कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। ठीक है, चलिए अब है 16 नंबर दोस्तों, 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। दोस्तों आपको पता है कि लोकसभा में SC/ST का आरक्षण कहां पे दिया गया दोस्तों? तो 330 में। किसमें? 330 में। ठीक है, आप बताइएगा कि लोकसभा में कितने SC सीटें हैं और लोकसभा में कितनी ST सीटें हैं दोस्तों। ये आप बताइएगा कि SC सीटों का आरक्षण कितना है, SC सीटों का आरक्षण कितना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, और आपको बता दें कि 331 में क्या है दोस्तों? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, मतलब एंग्लो इंडियन 2 की नियुक्ति होती थी, उसको अब 104 में संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए 332 में दोस्तों आपको पता है कि राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों की आरक्षण था। और 333 में दोस्तों राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय, मतलब एक जो है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति के लिए किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कितने एंग्लो इंडियन नियुक्ति की जाती है विधानसभा में राज्यपाल द्वारा, तो दोस्तों कितने? 1 की जाती थी ना, उसको भी हटा दिया गया। तो ये आर्टिकल 333 के तहत था। ठीक, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए राजभाषा के बारे में बताएगा तो 343 से 351 तक दोस्तों कि संघ की राजभाषा, यानी संघ की राजभाषा क्या होगी दोस्तों? हिंदी होगी। राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, तो ये चीज बताई गई है। और दोस्तों 345 में क्या बताएगा? आपको याद रखना है कि राज्य की राजभाषा व विधान मतलब राजभाषा है, मतलब एक राज्य की एक से अधिक राजभाषा हो सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की कितनी है? 2 हैं, उर्दू भी है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर दोस्तों 5 राजभाषाएं हैं। ठीक, तो इस तरह से याद कर लेंगे। और 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास से कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये चीज बताई गई है। चलिए आपातकाल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो भाग 18 आपातकालीन प्रावधान दोस्तों 352 से 360 तक। देखिए 352 में क्या है? आपातकाल की घोषणा देखिए कब कब की जाएगी? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में दोस्तों आपातकाल होगा। और 3 बार अब तक लग चुका है, 3 बार दोस्तों ये आपातकाल लग चुका है अब तक। ठीक है, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा आपातकाल क्या होता है? 356, इसमें राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। क्या? राष्ट्रपति शासन 356 के तहत दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें कि वित्तीय आपातकाल होता है जिसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया, वो 360 में। ठीक है, दोबारा देख लेंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल का है। ठीक है, और 20 में क्या है दोस्तों? आपको पता है संविधान संशोधन। आपको पता है 368 द्वारा संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कौन करते दोस्तों? संसद के पास शक्ति है संविधान संशोधन करने की। और ये कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। ठीक है, चलिए ये याद रख लेंगे दोस्तों। और 370 में क्या है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बंद और लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों आपको पता है कि कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, IAS, IFS और दोस्तों IPS। ठीक है, तो ये याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने करवा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है वो भी हम करवाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बल्कि हमने पहले करवा रखे, मगर आप उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हैं तो हम करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जरूर बताइएगा कैसी लगी ये आपको वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो पसंद है शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।